जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवीदी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करेंटली तुम्हें क्लास 11 एंड क्लास 12 के साइकोलॉजी प्लस सोशोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बुक 2 के रैपिड रिविजन को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे डिमांड्स आ रहे थे इसलिए। सो इन दिस वीडियो हम लोग करने के वाले हैं स्ट्रक्चरल चेंज को हम 20 मिनट से भी कम टाइम में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट दो इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है मुझे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सोशल मूवमेंट्स का जो वीडियो है उसको थोड़ा सा डिले हो रहा है बिकॉज सिचुएशंस थोड़ी ऐसी बन रही हैं कि लॉन्ग वीडियो भी हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ द थिंग। ओके, सो सोशल मूवमेंट्स की वीडियो जल्दी ही तुम्हें मिल जाएंगी, उसके लिए चिंता मत करो। मैं कोशिश कर रही हूँ कमिंग ट्यूसडे को, मान के चलो कमिंग ट्यूसडे तक तुम्हें सोशल मूवमेंट्स की वीडियो मिल जाएंगी, या तो कमिंग फ्राइडे और मोस्ट प्रोबेबली द कमिंग ट्यूसडे में तुम्हें सोशल मूवमेंट्स के वीडियो तब तक तुम्हें मिल जाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि मैम आप रैपिड रिविजन सिर्फ ले रहे हो पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं बता रहे हो। तो मैं तुम्हें अच्छे से बता देती हूँ, इस लाइव सेशन में तुम्हें मैं बता भी दे रही हूँ, लाइव दिखा दे रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। यहाँ पे जो भी पॉइंटर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारे मैं तो तुम्हें स्टोरी फॉर्मेट में इसलिए बताती हूँ ताकि तुम्हें चैप्टर समझ में आ जाए। बिकॉज साइकोलॉजी हो चाहे सोशोलॉजी हो, जो भी चैप्टर्स पढ़ते हैं ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो समझ ही नहीं आता पहली बात तो, और बहुत से डिफिकल्ट टर्म्स होते हैं। तो उससे समझाने के लिए सिंपली मैं थोड़े आसान वे में समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, स्टोरी टेलिंग वे में। एंड तुम लोग को लगता है कि मैम कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं इंक्लूड करिए, तो यू कैन सी द होल पीपीटी। मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही इंक्लूड करती हूँ, जिससे तुम रीड करोगे तो मैं सब समझ में आ जाएगा। ऑल्सो मैं एग्जाम्पल्स भी इसमें देती हूँ। यू कैन सी द आंसर राइटिंग का फॉर्मेट इसमें बता रखा है कि पॉइंट वाइज किस तरीके से आंसर लिखना है। अगर तुम ढंग से पढ़ोगे पीपीटी को तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या मैं पढ़ा रही हूँ। मैं पढ़ाती भी हूँ, सब कुछ समझाती भी हूँ, आंसर राइटिंग का फॉर्मेट में दिखा भी रही हूँ, विजुअली एग्जाम्पल्स भी दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता रही हूँ। अब इससे ज़्यादा तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें घोल के पिला दूँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, कमेंट करने से पहले। अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम विच इज़ वेरी प्रेशियस फॉर अस, स्ट्रक्चरल चेंज के चैप्टर को, ठीक है। सो मैं अपना पेन पहले ले लेती हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चरल चेंज की बात करते हैं, क्लास 11 में पढ़ के आए थे हम, ठीक है। थोड़ा सा पहले से डिस्कस करें स्ट्रक्चरल चेंज में क्या होता है। हम डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो इट इज ऑल अबाउट ए फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। मतलब जो भी चेंजेस जो हमारे सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस में कुछ चेंजेस आ जाए, रिलेशनशिप्स में चेंजेस आ जाए, अरेंजमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्डर में चेंजेस आ जाए। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जब हमारे समाज के स्ट्रक्चर में चेंज आता है ना, तो उसे हम स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, हमारे लाइफ में बहुत से चेंजेस आते हैं। जैसे धीरे धीरे क्या होता है कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं। पहले हमें लेट्स से केक बहुत पसंद था, लेकिन अब हमें केक बिल्कुल कुछ खास पसंद नहीं आता है, बहुत ज़्यादा खा नहीं पाते हैं, पहले बहुत खाते थे, राइट। सो ये तो नॉर्मल चेंजेस होते हैं हमारी लाइफ के। कल मुझे ब्लैक कलर पसंद था, आज मुझे ब्लू कलर पसंद है, बट ये तो नॉर्मल चेंज हो गया। जो चेंज हमारे लाइफ में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं, जैसे कुछ ऐसा हो गया जिससे तुम्हें लेट्स से तुमने फ्रेंड बनाया, फिर उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, उसे सब कुछ बताया, एंड तुम्हें बाद में पता चला कि वो फ्रेंड जो है वो सबको अपनी तुम्हारी बातें बता दी हैं। तो इससे क्या पता चला कि हर चीज़ हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो इवेंट्स, ऐसे लाइफ के इवेंट्स जो तुम्हारे लाइफ में एक प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हें देके जाए, दैट इज व्हाट नोन एज a very small example of you can say structural change, ठीक है। इससे तुम्हें समझ में आएगा, आई होप। सो सोसाइटल लेवल पे स्ट्रक्चरल चेंज की बात करें ना, तो चेंजेस जो हमारे एंशिएंट इंडिया में आए हैं, जैसे पहले के टाइम पे क्या था, कास्ट था। कास्ट की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा थी। कास्ट डिसाइड करेगा कि किससे तुम फूड शेयर करोगे, कैसी लाइफ तुम्हारी होगी, किससे तुम्हें शादी करना है, एक्सेट्रा, इजंट इट। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि क्लास डिवीजन आ गया है। मतलब अब हम देखते हैं कि कौन किस क्लास से बिलोंग करता है। क्या तुम रिच क्लास के हो, तुम मिडिल क्लास के हो, या फिर तुम लोअर क्लास के हो, इजंट इट। अब क्लास का लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज। जनरली एग्जाम में पूछते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है, एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करो, डिस्कस करो, एक्सेट्रा। सो यू शुड नो व्हाट इज स्ट्रक्चरल चेंज। देन आता है एग्रेरियन टू, मतलब एक एग्जाम्पल है एग्रेरियन स्ट्रक्चर से लेके हमारी इकोनॉमी में चेंज है। जैसे पहले के टाइम पे हमारी इकोनॉमी में क्या था, हम लोग एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है,
इजंट इट? इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं, मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से जॉब्स का पैटर्न चेंज हुआ है। पहले क्या जॉब्स हुआ करते थे, फार्मर्स का काम था, फिर पीजेंट्स का काम हुआ करता था, और उस टाइम पे हम देखते थे पॉटरी था, और पता नहीं किस टाइप के, मतलब इतने सारे जॉब्स हुआ करते थे। लेकिन अभी के टाइम पे तुम हार्डली उस टाइप के जॉब्स देखोगे, राइट? बुलॉक कार्ट्स था। अभी के टाइम पे न्यू जॉब्स इमर्ज हुई हैं, जैसे अभी लोग फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, यू कैन से लेबरर हैं। सो इस टाइप के सोशल रिलेशंस में चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस इन आवर इकोनॉमी। जॉइंट फैमिली से चेंज हुआ ट्रेंड टू न्यूक्लियर फैमिली, और करेंटली हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली से अगेन हम लोग जॉइंट फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर डिस्कशन। हम बात करते हैं पहले के टाइम पे ट्रेडिशनली हम देखते थे कि हमारे फैमिलीज कैसी हुआ करती थी, बहुत लार्ज हुआ करती थी, ग्रैंड पेरेंट्स होते थे एंड अंकल आंट होती थी। लेकिन अब के फैमिली हमारी न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, जिसकी वजह से पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं, इजंट इट? फैमिली के बेसिस पे पॉलिसीज बनती है, गवर्नमेंट बनाती है, तो पॉलिसीज में चेंज आ रहा है, पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है। तो देखो स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस आते हैं, राइट? सोशल इंस्टीट्यूशंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सारी चीजें हमें यहाँ से देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारी फर्स्ट टॉपिक विच इज अंडरस्टैंडिंग कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। कॉलोनियलिज्म हम लोग पढ़ के आए हैं कि इट इज ऑल अबाउट जहाँ पे हमारे पॉलिटिकल, हमारे इकोनॉमी एंड हमारे समाज पे टोटल कंट्रोल होता है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का। जैसे ब्रिटिशर्स का एग्जाम्पल ले लो, इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने कैसे कंट्रोल किया था, पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली, इजंट इट? हम लोगों को वो फुल्ली कंट्रोल करते थे एंड हमारे कंट्री पे डोमिनेट करते थे, और साथ में एक्सप्लॉयटेशन भी हमारे कंट्री में काफी किया। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉलोनियलिज्म, डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है की पॉइंट्स। अब कॉलोनियलिज्म में क्या हम देखते हैं कि ब्रिटेन थी, राइट? तो क्या चीजें ब्रिटेन ने इंडिया में लाया, अगर कुछ की फीचर्स की बात करें कॉलोनियलिज्म की, तो इसमें क्या होता है, एक नेशन होता है, वो क्या करता है, दूसरे नेशन पे कब्जा करता है, डोमिनेट करता है वीकर सेक्शन को, ठीक है? जैसे पहले के टाइम पे ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे पे कब्जा कर लिया, राइट? हम हमारे जो वीकर सोसाइटी के वीक मेंबर्स थे, जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं थे, उस पर क्या किया, डोमिनेट किया। सेग्रीगेशन हुआ ऑफ, वी सॉ सेग्रीगेशन जो कि पहले एग्जिस्ट करता था, कॉलोनियलिज्म की वजह से वो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक हो गया। नाउ मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था बुक 1 में, राइट? प्री कैपिटलिस्ट एम्पायर्स हम देखते हैं, जैसे लैंड ट्रिब्यूट, ये सारी चीजें हुआ करती थी। जैसे दो चीजें हैं, पहले के टाइम पे भी हम देखते थे। अब जब बात करते हैं कॉलोनियलिज्म की, तो ऐसा नहीं कि कॉलोनियलिज्म पहले के टाइम पे नहीं हुआ करता था, या ऐसा नहीं था कि पहले के टाइम पे जो हमारी सोसाइटीज है, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में पोर्तुगीज ने भी कब्जा किया, इंडिया में मुगल्स ने भी अपना एम्पायर, ये जो साम्राज्य है वो स्थापित किया। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। पहले जो कॉलोनियलिज्म होता था, या पहले के जो सब्जुगेशन थे, वो डिफरेंट थे फ्रॉम द कैपिटलिस्ट सब्जुगेशन। पहले के जो सब्जुगेशन थे उसे हम कहते हैं प्री कैपिटलिस्ट एम्पायर्स या सब्जुगेशन, एंड अभी के जो थे उसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट सब्जुगेशन या कॉलोनियलिज्म कह लो। सो पहले के जो हमारा सब्जुगेशन था, पहले के जो मुगल्स वगैरह आते थे, उन्होंने क्या उस पर किस पे कंट्रोल करने की कोशिश की, उसने हम बेसिकली उन लोगों ने लैंड, जमीन पे हाथ कब्जा करने की कोशिश की, और हमारे ट्रिब्यूट जो भी हम सरप्लस उगाते थे क्रॉप्स, वो हम उन लोगों को दे दिया करते थे। तो उन्हें सिर्फ सरप्लस से मतलब था। लेकिन जो हमारे कैपिटलिस्ट जो ब्रिटिशर्स थे, उन्हें क्या चाहिए था, प्रॉफिट चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए उन्होंने हमारे ट्रेड, हमारी इंडस्ट्री, हमारी इकोनॉमी, हमारे समाज फुल्ली कंट्रोल करने की कोशिश की, राइट? कैपिटलिज्म में हम लोगों ने देखा कि उन्होंने हमारे जमीन को हथिया लिया, ट्रेड पैटर्न्स, ये सारी चीजें जो भी पॉलिसीज थी बनाने लग गए, रेलवेज इंट्रोड्यूस किया। सो काफी पॉजिटिव चेंजेस लाए, काफी नेगेटिव चेंजेस लाए। जो तो हम देखते हैं कि जो मेनली उनकी जो सोच थी, मेनली जो उनकी पॉलिसीज थी, वो सिर्फ इसीलिए वो लोग इम्प्लीमेंट करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा उनका प्रॉफिट कमाना हो सके, और ज्यादा से ज्यादा उनका कैपिटलिज्म में उनका कैपिटलिज्म स्ट्रेंथन हो सके। ये सारी चीजें हम लोग ने अच्छे से डिटेल में डिस्कस की थी। ओके, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कि इकोनॉमिक चेंजेस उन्होंने क्या लाया हमारे सोसाइटी में। इकोनॉमिक चेंजेस की बात करें तो हमारी जमीन, हमारी जो लैंड थी, उस पर कंट्रोल हासिल किया, लैंड ओनरशिप लाया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ लैंड लाया, ये चीजें हम देखते हैं। जैसे पहले के टाइम पे जो हमारा एग्रीकल्चर हुआ करता था, उसमें ऐसा नहीं था कि लैंड किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का था, एंड हम नहीं देखते थे कि कोई प्राइवेट पर्सन है जो वो क्लेम करता था कि ये जमीन मेरा है,
राइट। लैंड जो था वो गवर्नमेंट जो किंगडम से जो किंग थी उसके कंट्रोल में था। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो लैंड पे उन्होंने कब्जा किया, लैंड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट लाया। देन कैश क्रॉप्स की बात होने लगी। कैश क्रॉप्स मतलब हम लोग देखते थे कि पहले के टाइम पे जो व्हीट है, राइस है, लेंटिल्स है, उस पर ज्यादा काम किया जाता था, लेकिन इनकी वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि हमारे हमारे कंट्री में कौन से क्रॉप्स ग्रो होंगे, इंडिगो, कॉटन, इस टाइप के अपने मर्जी के जो कैश क्रॉप्स है उन्होंने ने उगवाया पीजन से। तो उन्होंने हमारे जमीन पे कब्जा किया, हमारे क्रॉप्स पे कब्जा करवा रहे थे कि मतलब ये क्रॉप ग्रो करो, इस तरीके से ग्रो करो, इस टाइप के ऑर्डर्स देने लगे। मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स पे वो कब्जा कर रहे थे। जैसे वो बताए थे ट्रेडिशनल सोसाइटीज, जैसे हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी बेसिकली, वो इनकी वजह से डिक्लाइन होने लगी। हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करने लगे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मतलब इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारी थी, वो क्या हो गई, र्यून हो गई। एंड फॉरेस्ट पे भी उन्होंने कैसे कब्जा किया, बाई ब्रिंगिंग फॉरेस्ट टैक्स। जो ट्राइबल्स थे उनका जमीन था, फॉरेस्ट टैक्स को लाने की वजह से जो ट्राइबल्स थे वो अपने लैंड से चले गए, राइट। जो प्लांटेशन है वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने फॉरेस्ट पे। तो ये सारी तमाम तरीके की चीजें हम देखते हैं। सोशल चेंजेस की बात करें, समाज में क्या उन्होंने चेंजेस लाए, तो जैसे लीगल सिस्टम में चेंजेस लाने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस लाए, कल्चर में चेंजेस लाए। जैसे हम देख रहे हैं आज तक हमारे कल्चर में ब्रिटिशर्स का काफी ज्यादा प्रभाव है, इजंट इट। आर्किटेक्चर की बात करें तो काफी हम आर्किटेक्चर्स देख रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं, बिल्डिंग्स देख रहे हैं, जो इंडिया एंड वेस्टर्न का जो स्टाइल है उसको ब्लेंड करके बनाया जाता है। वेस्टर्न एजुकेशन की स्थापना हुई, इंट्रोडक्शन हुआ, नया मिडिल क्लास जो है वो इमर्ज होने लग गया। अर्बनाइजेशन हम लोगों ने देखा, टाउन्स एंड सिटीज का जो डेवलपमेंट है वो भी होता है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिशर्स। एंड कोइंसिडेंटली, वैसे तो वो चाहते नहीं थे कि हमारे कंट्री में नेशनलिज्म आए, पर गलती से उनका जो इतना कंट्रोल था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल उन्होंने करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अनइंटेंशनली हमारे कंट्री में कुछ ऐसे थिंकर्स आते हैं, या यू कहो लीडर्स इमर्ज होते हैं, जो कि डिस्कस करते हैं कि भाई हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो हमारे अंदर क्या आती है, एंटी कॉलोनियल एंड नेशनल कॉन्शियसनेस आती है, नेशनलिस्ट यू कैन से सेंटिमेंट्स आती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गया हमारा स्ट्रक्चरल चेंज का, और साथ में हमारे जो चेंजेस ब्रिटिशर्स ने लाए, कॉलोनियलिज्म हुआ, एक्सेट्रा, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटलिज्म का। हम जानते हैं कि भाई कैपिटलिज्म बेसिकली इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें हम देखते हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कंट्रोल करते हैं प्राइवेट ओनर्स। जैसे जमीन पे कंट्रोल किसका होगा, प्राइवेट ओनर्स का होगा। लैंड ओनरशिप होती है, ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में ज्यादा चीजें नहीं होती हैं। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेरेंस हम देखते हैं इन योर कैपिटलिज्म। क्लियर एवरीवन? सो कैपिटलिज्म समझ में आ रहा है यहाँ तक। उसके बाद हम देखते हैं कि कनेक्शन क्या है, जिसपे क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि भाई एक्सप्लेन करो इन 4 मार्क्स और 2 मार्क्स की, भाई 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में एक्सप्लेन करो कि कैपिटलिज्म कॉलोनियलिज्म से कैसे कनेक्टेड है। अब तुम खुद दिमाग लगाओ कि पहले तो कैपिटलिज्म आया यूरोप में, जिसके वजह से जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे, प्रोड्यूस करने लगे थे। अपने कंट्री में उन्होंने पर्टिकुलर आइटम है वो बेच लिया। अब वो क्या चाहते थे कि भाई अपने कंट्री में तो बेच लिया, अब कहीं बाहर जाके कहीं बेचें, राइट। तो बाहर इन सर्च ऑफ वो लोग गए थे मार्केट की, भाई अपने कंट्री को खिला दिया है, अब दूसरे कंट्रीज को जाके खिलाएं और वहां से भी पैसे मिले। तो पहला चीज हम वो देखते हैं। दूसरा, हम वो लोग क्या कर रहे थे कि वो रॉ मटेरियल्स, वो सोच रहे थे कि हमारे कंट्रीज में हम यही चीज बना रहे हैं, लेकिन उसके काफी कॉस्टली है, काफी ज्यादा पैसा लग रहा है, जैसे लेबर का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो वो दूसरे कंट्रीज में जब जाते हैं इन सर्च ऑफ एडवेंचर एंड एक्सेट्रा, तो वो दूसरे कंट्रीज में जाके क्या देखते हैं कि जो हमारा रॉ मटेरियल्स है, जैसे इंडिया में रॉ मटेरियल्स बहुत सस्ते मिल रहे थे, इंडिया में लेट्स से लेबर भी बहुत सस्ते में उन लोग को मिल रहे थे, तो वहां से रॉ मटेरियल्स मिल रहे थे, लेबर्स मिल रहे थे, तो ये सारी चीजें उन्हें मिल रही थी। दैट इज द रीजन व्हाई हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म से यू कैन से इट गेव राइज टू द कॉलोनियलिज्म। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे यही चीज बताई हुई है कि कैपिटलिज्म से कैसे कॉलोनियलिज्म जो है इट गेव राइज। ओके, रिसोर्सेस हम लोगों ने देखा कि भाई कैसे हमारे कंट्रीज में आके, दूसरे कंट्रीज में जाके, कॉलोनीज में जाके रॉ मटेरियल्स वो लोग एक्सट्रैक्ट करने लगे। कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज हैं वो, जैसे ब्रिटेन जो है वो क्या करने लगा, हमारे लैंड पे कंट्रोल करने लगा, ट्रेड पे कंट्रोल करने लगा, इकोनॉमी को कंट्रोल करने लग गया, पॉलिसीज लाने लग गया जो कि इंटरेस्ट की थी, किसके इंटरेस्ट की थी, ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट के अंदर आती थी, इनकी प्रॉफिट के लिए एवरीथिंग वाज देयर। सो एट द एंड यू कैन कंक्लूड कि कैपिटलिज्म जो है इसने क्रिएट किया कॉलोनियलिज्म को, एंड कॉलोनियलिज्म ने फर्दर एक्सटेंड किया एंड बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाया टू द कैपिटलिज्म। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग लिखोगे।
14 मिनट तो नहीं हो गया वैसे मैडम। नेक्स्ट टॉपिक है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि मशीन्स का इस्तेमाल होना चालू हो जाना। तो मशीन का इस्तेमाल होना चालू हो गया था उस टाइम पे, स्टीम्स एंड इलेक्ट्रिक पावर्स का इस्तेमाल होने लग गया। बहुत सारे जो हमारी मेजोरिटी थी वो फैक्ट्रीज में काम करने लगी रादर देन वर्किंग ऑन इंडस्ट्रीज। अर्बनाइजेशन से क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि अर्बनाइजेशन, वन पॉइंट इज दैट अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों एक साथ जाती हैं। इंडस्ट्रीज मतलब मशीन का प्रोडक्शन, मशीन का प्रोडक्शन होने लगा तो जो लोग थे गांव में, उनको गांव में जो एग्रीकल्चर था उससे उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो वो क्या कर रहे थे, वो शहरों की तरफ जा रहे थे, वहां पे मूव कर रहे थे, राइट। सो अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे लोग जो है वो शहर की तरफ मूव करते हैं इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, इन सर्च ऑफ जॉब्स एक्सेट्रा। तो ये हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज, मशीन्स वगैरह का ग्रोथ हो रहा था, तो नए जॉब्स भी बन रहे थे या प्रोड्यूस हो रहे थे, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो गांव से शिफ्ट करने लगे टू शहरों में। क्लियर एवरीवन? सो दैट इज द रीजन व्हाई वी सी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हैंड इन हैंड जाते हैं। ये भी लाइन पूछ सकता है डायरेक्टली उठा के। नेक्स्ट है रोल ऑफ सिटीज। रोल ऑफ सिटीज मतलब पहले के टाइम पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे सिटीज, जैसे कि कैलकाटा। कैलकाटा वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, वाई फॉर द ब्रिटिशर्स, बिकॉज कैलकाटा से वो लोग एक्सपोर्ट करते थे जूट को टू डंडी। ठीक है। मद्रास क्यों इंपॉर्टेंट था? मद्रास इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां से कॉफी, शुगर, इंडिगो एंड डाइज, ये सारी चीजें उन्हें मिल रही थी। दैट इज द रीजन वाई ये जो कोस्टल सी है, ये जो सिटीज हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड थी टू द इंडियन ओशन, राइट। सो कोस्टल जो सिटीज थी ये बैकबोन की तरह सर्व करती थी ऑफ द कॉलोनियल वेल्थ एंड कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन। क्लियर एवरीवन? इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रीज के आने से हमारी कंट्री में क्या इफेक्ट पड़ा, वी ऑल नो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। जैसे हम लोग बहुत सस्ते में, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें थी हम लोग हाथ से बना के बेचा करते थे मार्केट में, वो थोड़ा सा महंगा था, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, अपने हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जा रहे थे, अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे थे और फिनिश गुड्स बहुत सस्ते में बेच रहे थे। तो सस्ते वाले सामान हम लोग ज़्यादा खरीदते हैं अक्सर देन दैट ऑफ महंगे वाली चीज़ें। तो इससे क्या हुआ, इंडिया के जो लोग हैं उनसे, उनकी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो ड्रेन हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने सस्ते माल बेचना चालू कर दिया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से हमारे जो सिटीज था वो बहुत अच्छा खासा डेवलप हो रहा था, जैसे सूरत, मसूलीपट्टनम, मद्रास, वो डिक्लाइन हो गया। एंड मैनचेस्टर का क्लोथ जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया एट द एंड इंडियन टेक्सटाइल ट्रेड को। शिफ्ट देखते हैं, हम लोगों ने देखा कि बिकॉज लोग जो है, हमारी जो ट्रेडिशनल वर्क था वो रियून हो गया, जिसकी वजह से लोग जो है वो कहाँ चले गए, एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में वापस चले गए। तो ये क्या हुआ, इट लेड टू द बैकवर्डनेस। मतलब हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट ये पड़ा कि हम लोग वापस से एग्रीकल्चर में चले गए, हमारे कंट्री में और ज्यादा बैकवर्डनेस, पॉवर्टी वगैरह आ गई। ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे बताई हुई हैं। टी प्लांटेशन स्टार्ट होता है, टी प्लांटेशन स्टार्ट होना चालू हुआ इन 1851, सबसे पहले स्टार्ट हुआ इन असम। देन हम देखते हैं कि ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन होता है, ब्रिटिश ने एक्सप्लॉयट करने, मतलब एक्सप्लॉयट करने लगे और ऑफ द रिसोर्सेज एंड लेबर, यानी कि हम देखते हैं क्या कि ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव एक्ट लेबर्स 1863 ऑफ बंगाल को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर वो क्या करते थे, कंट्रोल किया करते थे वर्कर्स के मूवमेंट्स को, कि वर्कर्स जो है वो एकजुट होकर मूवमेंट ना कर पाए, साथ में हार्श कंडीशंस में, अनफेयर कंडीशंस में उनसे काम करवाए जाते थे। एंड जो लेबरर्स थे उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया था अच्छे से। वाइल अगर हम प्लांटर्स एंड मैनेजर्स की लाइफ को देखें तो वो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जिया करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया की बात करें कि भाई इंडस्ट्रीज इंडिया में क्या मतलब थी, तो हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या हुआ, आउटकम क्या हुआ, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला तो हमारे नेशनलिस्ट ने बोला कि ये जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है, मतलब हमारे कंट्री में जो गरीबी आ चुकी है, इसको हटाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना होगा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा। इससे क्या होगा, ग्रोथ भी आएगी कंट्री में, पॉवर्टी भी हटेगी, इक्वालिटी आएगी एंड साथ में सोशल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये हमारे नेशनलिस्ट लीडर का कहना था। तो इसीलिए उन्होंने फोकस किया ऑन हैवी इंडस्ट्रीज की भाई हम हैवी इंडस्ट्रीज पे काम करेंगे, मशीन्स बनाएंगे अपने कंट्री में, पब्लिक सेक्टर को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, हमारा एम क्या था कि हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को हासिल करें, सोशली हम लोगों को प्रोग्रेस करें। ठीक है, ये सारी हमारी एम्स थी। क्लियर एवरीवन? अर्बनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, अर्बनाइजेशन क्या होता है सबको पता है, प्रोसेस होता है जहाँ पे लोग जो है वो मूव करते हैं टू live in towns and cities for the search of better opportunities, isn't it? यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। की पॉइंट्स हम क्या देखते हैं, अर्बनाइजेशन की वजह से कंट्री में, हमारी कंट्री में क्या आता है, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया फास्ट पेस अर्बनाइजेशन को फॉलो करता है, ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करता है, जिसकी वजह से इंडिया की सिटी काफी ज्यादा चेंज होती है। जैसे अब हम देख रहे हैं एक स्मार्ट
सिटी स्कीम आ रही है, राइट? एवरीवन विल राइट अबाउट स्मार्ट सिटी स्कीम इन द कमेंट सेक्शन। किसने इंट्रोड्यूस किया है, क्या है ये, मुझे सब कोई लिख के बताएगा, ठीक है? ओके, एमएसए राव बताते हैं, ही इज अ वेरी फेमस सोशियोलॉजिस्ट। वो बताते हैं कि जो हमारे विलेजेस थी, गांवें थी, तो जैसे ही अर्बनाइजेशन हुआ तो हमारे जो विलेजेस थी उस पे हमारे उस पर बहुत अलग तरीके से इफेक्ट पड़ा। क्या इफेक्ट पड़ा? उसने सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया। कैसे ट्रांसफॉर्म किया? 3 तरीके से ट्रांसफॉर्म किया। पहला, हम लोग देखते हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से हम लोग हमेशा हम लोग मतलब जानते ही हैं कि माइग्रेशन होता है। लोग जो है वो क्या करते हैं, विलेजेस से सिटीज की तरफ मूव करते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम देखते हैं कि कुछ गांव है तो उस गांव के आसपास हम लोग देखते हैं कि कुछ लैंड है, जमीन है जो प्राइवेट प्लेयर्स खरीद लेते हैं, वहां पे फैक्ट्रीज का सेटअप करते हैं। तो फैक्ट्रीज का सेटअप करने से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल टाउन्स बनने लग जाते हैं, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। तो क्या होता है, न्यू क्लास का इमर्जेंस होता है, न्यू ऑक्यूपेशंस एंड न्यू कल्चर का इमर्जेंस हम देखते हैं। क्लियर एवरीवन? तीसरा हम क्या देखते हैं चेंज, कि ऐसा है कि जो लार्ज सिटी है वो एक्सपैंड करी। जैसे मान लो कि कोई विलेज था, यहाँ पे ये एक सिटी है जो एक्सपैंड करी है, उसका डेवलपमेंट काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है, तो ये कार्व हो जाएगा, ये विलेज भी इस डेवलपमेंट के पार्ट में आ जाएगा, एंड ये जो विलेज है वो यू कैन से मर्ज हो जाएगा एंड इसका भी अच्छा खासा डेवलपमेंट हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द थिंग विच वी सी ओवर हियर. With this we have completed our revision of you can say structural change, and इसको हम conclude करेंगे इस पूरे के पूरे chapter को with this line कि colonialism जो है it is not just a topic in our history, you are also going to study in detail in your college also. क्यों पढ़ने वाले हैं इसको डिटेल में? बिकॉज ये कंटिन्यू करता है अभी भी टू शेप करना आवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में अभी भी ब्रिटिशर्स का काफी इफेक्ट है, कॉलोनियलिज्म का काफी बड़ा इफेक्ट है। सोसाइटी में भी हम देखते हैं, हमारी साइकोलॉजी में भी हम देख रहे हैं आजकल, अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, यूज ऑफ टाई, यूज ऑफ इंग्लिश, ऑल दीज थिंग्स आर द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, इजंट इट? सो ये क्या कर रही है, हमारे लाइफ को कॉलोनियलिज्म आज भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू कैन से कॉलोनियलिज्म इज नॉट जस्ट अ मेयर टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग हियर। तो यहाँ तक तुम्हें स्ट्रक्चरल चेंज समझ में आ गया होगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू से इज दैट 2 MCQs होंगे इस सेशन के, जो कि तुम्हारे यू कैन से प्रीवियस या क्वेश्चन से ही लिया हुआ है, ठीक है? इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर तुम लोग लिखोगे कमेंट सेक्शन में। 1 का आंसर ये है मैम, 2 का आंसर ये है मैम। जो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेगा, नेक्स्ट रैपिड रिवीजन का जो हमारा कल्चरल चेंज वाला चैप्टर होगा, उन लोगों का नेम, जो फर्स्ट 3 विनर्स होंगे उनका नेम मैं लिखूं, यू कैन से शाउट आउट करूंगी, नाम लूंगी, एंड पर्सनली डेफिनेटली इन द वीडियो कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगी। सो तुम लोगों को क्या करना है, सभी को आंसर लिखना है। जो पहले 3 बच्चे होंगे उनका मैं नाम लूंगी नेक्स्ट वीडियो में, समझ में आया? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेन्स द टर्म डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनियल इंडिया? इन सभी में से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनियल इंडिया का एग्जाम्पल कौन सा है? फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सेकेंड, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स ड्यू टू ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स। यानी कि पहला समझ में तो आ ही रहा होगा, ग्रोथ होता है इंडियन इंडस्ट्रीज का। दूसरा हम देखते हैं कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का डिक्लाइन हो जाता है। तीसरा, इंक्रीज होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का। चौथा, एस्टैब्लिशमेंट होता है ऑफ इंडियन ओन्ड टेक्सटाइल मिल्स का। इन सभी में से कौन सा राइट ऑप्शन है? यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, इंक्लूडिंग विद क्वेश्चन नंबर 2 विच इज विच सिटी बिकेम द फर्स्ट फेमस फॉर जूट एक्सपोर्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल? जूट एक्सपोर्ट कौन से ऐसे फेमस सिटी है जिसने जूट का एक्सपोर्ट किया कॉलोनियल रूल के टाइम में? इट वाज बॉम्बे, और इट वाज मद्रास, कैलकाटा, या फिर सूरत। इन सभी दोनों MCQ का आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्लियर एवरीवन? सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर सेशन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।